नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस ठाकुर। हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करूं उससे पहले वही छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और अगर कोई कहानी के अंत में कोई सा सुझाव और कमेंट करना हो तो वो जरूर करें, जिससे हमें आने वाली कहानियों पर हम आपके बीच ये साझा कर सकें। दोस्तों, आज की कहानी उस रिश्ते की है, उस संबंध की है जो शर्मसार करने वाली है। ये कहानी जो है प्यार और नफरत की है, और ये कहानी प्यार नफरत के साथ सनक की ये कहानी है। दो लोगों के बीच के बेशुमार प्यार की कहानी है। आप ये कहानी जब सुनेंगे तो आपका दिल जो है वो दहक जाएगा कि कैसे कैसे लोग हैं जो आपस में प्यार करते हैं, इकरार और इजहार करते हैं, फिर बाद में मारने जीने की कसम खाते हैं, और इसका अंजाम कुछ ऐसा होता है। ये कहानी जो है उसी पे आधारित है। चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम कहानी को चालू करते हैं। कहानी जो है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की कहानी है। मुजफ्फरपुर ज़िले में के पास एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के पास एक गहरा नाला पेट्रोल पंप के 100 मीटर दूर से ही निकलता है। तो जैसे आम तौर पे अब ये मुजफ्फरपुर के ज़िले की कहानी है, वहीं पे नाला है तो लोगों का आना जाना जो है, मार्केट सटा हुआ है, लगा हुआ है, तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ से जो निकलने वाले लोग हैं, वहाँ पे नाले से अजीब सी बदबू आ रही थी। जब बदबू आ रही थी तो कुछ लोगों ने वहाँ जाके पुलिस को कंप्लेन किया कि सर यहाँ से अजीब सी बदबू आ रही है। और बदबू कुछ ऐसा है कि आमतौर पर प्राय क्या होता है कि जो नाला है वहाँ पे अगर कोई नाले की जो बदबू है वो अलग रहती है, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। तो उन्होंने ऐसा जाके जो आसपास के इलाका है, रहने वाले जो लोग हैं, वो भी जाके पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करते हैं। जब कंप्लेन करते हैं वहाँ जाके पुलिस स्टेशन पे, तो पुलिस भी जब आकर छानबीन करती है तो पुलिस को कुछ ही दूरी पे नाला के किनारे पे एक बोरी दिखाई देती है, और बोरी में से कुछ खून रिसता हुआ ऐसा प्रतीत होता है। तो जब पुलिस पास में जाके देखती है तो वहाँ पता चलता है कि खून काफी रिसा हुआ है। तब पुलिस को देख के ये लग जाता है कि कुछ हो या ना हो, कुछ डाउटफुल जरूर है, कुछ डाउट है इसमें कि क्या है। जब पुलिस उस बोरी को खोलती है तो देखती है कि एक इंसानी लाश जो है उसमें 3-4 टुकड़ों में काट करके डली हुई है बोरी, और अच्छी तरह से बांधी हुई। जब ये देखती है तो पुलिस जब ये देखती है तो जो आसपास के लोग आसपास के सब देखते हैं तो लोगों की चीखें उड़ जाती हैं। ये कैसा मामला है, ये अचानक क्या हो गया। जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम की तफ्तीश कर ही रही थी तो देखती है कि शायद ही अब वैसे पुलिस के लिए तो ये जो लाश थी तो एक प्रकार से अनजान थी, न कोई पता न कोई कि आखिर ये लाश किसकी है। और सबसे बड़ी तो पुलिस को ये भी ढूंढना था कि आखिर पहले ये जो आदमी है जिसकी लाश है तो उसको पता किया जाए कि ये कौन है। जब तक पता लाश की नहीं चल पाएगी तब तक हम इस केस को कैसे सुलझा पाएंगे। पुलिस की अजीब सी उलझन भी थी इसमें। जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम का मुआयना कर ही रहे थे तो उन्होंने सोचा कि आसपास ही हम जो क्राइम है, जो सीन है, उसके आसपास देखे शायद ही कोई सबूत हाथ लग जाए जिससे इस केस को सुलझाने में आसानी हो। पुलिस ढूंढ ही रहे थे कि उसको 10 कदम के दूर ही एक आईडी कार्ड मिलता है जिसमें कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे। तो पुलिस को लगा कि शायद ये धब्बे हैं, कहीं ना कहीं उस लाश से हो सकता है कोई कनेक्शन हो। पुलिस ऐसा मानकर चल रही थी। जब पुलिस पता करती है, जब वो आईडी कार्ड को देखती है तो आईडी कार्ड जो है वो
यूपी जिले देवरिया का एड्रेस उस पे आया, बता रहा था कि जो कोई ये शख्स है जो देवरिया, पुलिस के मन में एक संशय हुआ कि ये लाश जो है बिहार में मिलती है, मुजफ्फरपुर में, और यूपी देवरिया का ये जो आईडी कार्ड है, और इसमें तो पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन पुलिस ने सोचा कि चलो कोई क्लू नहीं मिलता है तो इसी से अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाते हैं। जब पुलिस जांच करती है, पता चलता है कि उस एड्रेस पर जब पुलिस पहुंचती है तो जब वहाँ के गार्जियन जो हैं, तो पता चलता है कि जब वो एड्रेस, तो उन्होंने फौरन ही पहचान लेते हैं कि हाँ ये मेरे बेटे की ही आईडी कार्ड है। जब बेटे की आईडी कार्ड है तो पुलिस पड़ताल करती है कि आपका बेटा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा गोवा में है, वहीं गोवा में नौकरी कर रहा है पिछले 2-3 मंथ से। लेकिन उन्होंने एक चीज बताया कि सर अभी बीते 4-5 दिनों से मैं जब कॉल पे फोन करते हैं तो बेटे का फोन लग नहीं रहा और स्विच ऑफ आ रहा है। तब पुलिस को कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है कि इस लाश और उस आदमी ने जो उनके परिजन ने बयान दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन हो सकता है कि होगा, कनेक्शन कहीं ना कहीं मिल रहा है। तब जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उस आदमी का जो नाम था वो जयप्रकाश था, और जब पता करती है तो पुलिस जब कॉल डिटेल पर दर परत खगाल ही रहे थी, जब तफ्तीश कर ही रहे थे, तो पुलिस को पता चलता है कि ये लाश का कहीं ना कहीं जो संबंध है वो इस आईडी कार्ड से जरूर जुड़ा हुआ। अब पुलिस जयप्रकाश के घर पे पहुंचती है तो जब उसका कॉल डिटेल के माध्यम से पता करती है तो पुलिस को एक अजीब सी बात सामने आती है। पुलिस हैरान रह जाती है। होता यूं है कि जब पुलिस कॉल डिटेल निकालती है और लोकेशन जब उसका ट्रेस करती है तो पता चलता है कि उस दौरान 14 अगस्त को उसका लोकेशन बिहार में है। तब पुलिस को लगा कि अब मामला तो सुलझ गया है, अब पुलिस अब उसी पे जोर दे के अब उसी को, चलिए कहीं ना कहीं कुछ मामला तो है, बीच में मिलता जुलता लग रहा है। एक तो पहला बात यह है कि जो आईडी कार्ड मिला वो जो लड़के का मिला कहीं गुमशुदा है, उसका कॉल पे घर वालों की बात नहीं हो रही है। पहला पुलिस को क्लू ये लग रहा। दूसरा ये लग रहा कि आखिर ये लड़का जो गोवा का नौकरी करता है और इसका फिर बिहार मुजफ्फरपुर के पास लोकेशन है। अब पुलिस और जांच पड़ताल अपना करती है, कॉल डिटेल निकालती है, लेकिन पुलिस जो सीन ऑफ क्राइम जहां पे पुलिस को नाले के पास लाश मिली थी, तो पुलिस ने सोचा कि इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पुलिस जब आगे देखती है पता चलता है तो वहाँ 100 मीटर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। जब सीसीटीवी कैमरा की पुलिस बारीकी से पड़ताल करती है तो उससे पुलिस को पता चलता है, दिखाई देता है कि एक आदमी एक साइकिल में एक बोरे सेम उसी तरह जिस बोरे में लाश मिली थी, तो एक बोरे को साइकिल पर रख कर कुछ लोग 2-3 लोग उस साइकिल की तरफ ले जाकर उस नाले की ओर बढ़ रहे हैं। फिर जहां पुलिस को ये साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जब पुलिस देवरिया वहां जयप्रकाश के घर पे पहुंचती है तो जयप्रकाश के जो परिजन थे तो वो एक पुलिस को क्लिप भेजते हैं और भेजते हैं, साहब आप इस क्लिप को थोड़ा सा सुनिए। तो जयप्रकाश के परिजन, जयप्रकाश की किसी लड़की से बात हो रही थी। परिजनों ने बताया कि लड़की जयप्रकाश की प्रेमिका है। ऑडियो क्लिप में जो प्रेमिका है वो जय को शादी के लिए बार बार मना रही। तब पुलिस को लगा कि हो सकता है कि ये जो लाश है और कहीं ना कहीं उस प्रेमिका और जयप्रकाश का किसी लड़की से कनेक्शन है। चलो इस लड़की को हम खंगालते हैं, लड़की कौन है और कहाँ की है। जब पुलिस कॉल डिटेल निकाल के पता करती है तो पुलिस को लगता है कि एक नंबर ऐसा है जिसमें करीब काफी सबसे ज्यादा बातें एक नंबर पे हो रही। जब पुलिस उस नंबर की कॉल डिटेल
निकालती है तो पता चलता है कि वो लड़की जो है कि मुजफ्फरपुर जिले की। तो पुलिस को समझ में आ गया कि ये कुछ भी हो, ये मामला एक प्रेम प्रसंग का ही है, क्योंकि उसमें पुलिस को सभी एविडेंस मिल रहे थे। जब पुलिस उस लड़की से जब जाती है, पता करती है, जब लड़की से पता करती है कि इस नंबर से आपका ये कौन है, क्या बातें हो रही थी, तो अब लड़की ने बयान देती है कि सर ये लड़का जो है, हाँ उसको मैं पहचानती हूँ, उसका नाम जयप्रकाश है, और हमारी जो है हमारे घर वाले कुछ दिन पहले हमारी और जयप्रकाश की शादी तय किए हुए, लेकिन कुछ वजह से मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं आया, हमारे घर वालों को पसंद नहीं आया, तो हमने बात करना बंद कर दिया था। तब पुलिस फिर कुछ डाउट लगा पुलिस को, तो पुलिस ने सोचा कि जब रिश्ता आपका पसंद नहीं आया, जब बंद कर दिया, तो फिर बात इस दौरान 14 अगस्त को फिर आपकी क्या बात हुई, क्या क्या लंबी लंबी बातें हो रही। तब लड़की जो होती है, पुलिस जब थोड़ी सख्ती करती है तो लड़की जो है वो टूट जाती है, फिर वो अपनी कहानी शुरू करती है, और कहानी जो है वो दिल को झकझोर कर रख देती है। तो हम चलिए सिलसिलेदार तरीके से जो लड़की ने पुलिस के सामने बयान दिया और जो बताया वो हम आपको अच्छी तरह बताते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। होता यूं है कि उस शख्स का नाम, लड़की बताती है कि उस शख्स का नाम जयप्रकाश है, और 3-4 मंथ पहले हमारी और जयप्रकाश, प्रेमिका बोलती है कि हमारी और जयप्रकाश की शादी फिक्स हुई थी और शादी होने वाला था, लेकिन ये जो रिश्ता है, तो हमें डाउट हुआ कि जयप्रकाश किसी और का संबंध, जयप्रकाश का संबंध किसी और लड़की के साथ है। तो हमने अपने घर वालों को बताया और बताया कि ये संबंध, ये जो रिश्ता है ये मुझे नहीं करना है। तो घर वाले भी राजी हो गए, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन लड़की ये बताती है कि जब रिश्ता ये मना हो गया तो जयप्रकाश बार बार मेरे फोन पर कॉल करता और मुझे धमकी देता कि हम, मेरे पास ब्लैकमेलिंग करता कि हमारे पास ऐसा ऐसा फोन है, मैसेज है, वीडियो है, पिक्चर है, हम ब्लैक में तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कई तरह तरह की जो धमकियां हैं वो देता है, धमकी देता है। तो फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने फिर बोला कि एक बार जयप्रकाश को बुलाओ, और जब जयप्रकाश को, और जब धमकी, इस बीच ये सब चल ही रहा था, तो जयप्रकाश फिर आनन फानन में 3 महीने पहले ही गोवा चला जाता है और वहां पे नौकरी करता है। लेकिन कुछ दिन ऐसा हुआ कि फोन पर उनकी दोनों की बातें नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की को, जो प्रेमिका है, उसको कहीं ना कहीं ये डर था कि मेरा रिश्ता तो टूट ही गया है, और ये जो है तो अश्लील फोटो भी एक तो घर के परिजन को भी बार बार भेज रहा है, और आने वाले समय में अगर मेरी शादी होगी कहीं, तो ये वहां भी ऐसा कुछ कदम उठा सकता है, वहां भी ये सब चीजें कर सकता है जिससे मैं बदनाम हो जाऊंगी और मेरी शादी में अड़चने आएंगे। यही सब लड़की सोचकर उसने ये सोचा कि कुछ हो या ना हो, हमें अब ये जो जयप्रकाश है उसको अपने रास्ते से किसी तरह अलग करना है। तो लड़की ने उसी दिन से सोच लिया था कि हमें अब इसको रास्ते से अलग करना है। तो एक दिन लड़की जो है, प्रेमिका है, वो जयप्रकाश को फोन करती है कि जयप्रकाश तुम गोवा से मुजफ्फरपुर आ जाओ, और हम यहाँ रिश्ते की बात करने वाले हैं और हमारे घर वाले भी रहेंगे। तो जो जयप्रकाश है, तो जब ये लड़की बोलती है तो जयप्रकाश एक ही बोलता है कि तुम बुला रही हो, मार दोगी तब। ये कहकर जो जयप्रकाश है गोवा से मुजफ्फरपुर वो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए आता है। लेकिन जब वो आता है तब वो जयप्रकाश को ये कहाँ पता कि हम रिश्ते बनाने के लिए आ रहे हैं या फिर इस दुनिया से जाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बातें उसको कहाँ समझ में आए। प्यार जो है एक अंधा है, अंधविश्वास है, अंधा है। लोग इसमें आंख बंद करके ही विश्वास करते हैं, तो क्यों ना जयप्रकाश इस पे विश्वास ना करे। खैर, फिर जयप्रकाश वहां से मुजफ्फरपुर आ जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर आने के
आने के बाद वो कहे हुए एड्रेस पे होटल पर जाकर रुकता है जहां प्रेमिका बुलाई थी। जैसे ही जयप्रकाश वहां प्रेमिका से मिलने पहुंचता है तो वहां तय मुताबिक वहां पर जो जयप्रकाश के परिजन हैं और एक ममेरा भाई है, वो वहां पे जैसे ही जयप्रकाश कमरे के अंदर होटल में घुसता है तो वो अपने चाकुओं से उस पर हमला कर देते हैं और आते निकाल देते हैं, आते फाड़ देते हैं, बहुत बर्बरता तरीके से उसकी जान ले लेते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन जब पुलिस अब उसको मार करके एक बोरे में बंद करके और वही नाले में ले जाकर फेंक देते हैं। लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है कि ये जो घटना है इसमें जो शामिल थे ये कौन कौन थे, तो पुलिस को पता चलता है कि जो इसमें घटना में शामिल है वही प्रेमिका के एक ममेरा भाई है जिसका नाम राविंद्र महतो है। वो देवरिया जिले का रहने वाला है। जब अब पुलिस उस राविंद्र महतो को भी उठाती है और पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब उसने अपना बयान जारी किया कि ये सब मेरी चचेरी बहन और प्रेमिका जो है उसी ने ये सब कराया है और उसी के चलते हम लोगों ने ये सब प्लान बनाया। जब राविंद्र महतो को पुलिस जब उठाती है तो वो तब सख्ती करती है तो वो भी टूट के पूरा कहानी सुना देता है कि मेरी बहन को ये जयप्रकाश नाम का लड़का बहुत परेशान किया करता था और जब बहन मेरे से बताई तो मेरे को रुका नहीं गया, मेरे को सहमा नहीं गया। तब मैंने परिजन के साथ मिलकर और उसको मौत के घाट उतार दिया। और जो तब पुलिस ने दोनों को, प्रेमिका और जो राविंद्र महतो हैं, उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। और अगर कोई भी अपडेट इस कहानी के बारे में, अगर कोई भी अगली अपडेट रहेगी हम आप लोगों के सामने जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।